कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवालों की बात करें तो दंगल में आज जो अहम सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे वो है, कब तक होगा मंथन और कब लेंगे फैसला। बड़ा सवाल जिस पर हम बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आला कमान के फैसले का इंतजार। निराशा में डूबे कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना कांग्रेस के सामने है बड़ी चुनौती। जी हाँ, ये अहम सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस में लगातार जो है विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजू मान, कांग्रेस नेता। राजू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैम। राजू जी, आपका एक कमेंट देखा, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जब बधाई दी है, हरियाणा कांग्रेस का नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, वहां पर आपने बधाई दी एंड उसमें आपने लिखा आप तो यही चाहते थे। ये कई तरह के संकेत दे गया ये आपका जो है कमेंट, यानी कि नाराजगी है, अंदरूनी खींचतान कांग्रेस में चल रही है। राजूमान। मैडम, ऐसा नहीं है कि वो खाली मेरी बात है। लोगों में जिस तरह की चर्चा है, क्योंकि टिकट वितरण से पहले अगर हम ऐसी बात बोलते तो ये माना जा सकता था भाई कहीं टिकट कटने का मलाल ना हो। जी लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ चुका और लोगों में जिस तरीके की चर्चाएं हैं, उस पे बोलना स्वाभाविक है। हाँ, और लोगों में यही चर्चा थी और उसी बात को मैंने सिर्फ उस कमेंट में डाला है कि लोग ये लेकिन मानते ये हैं सिर्फ कि चर्चा है या आपके दिल की भी बात है राजूमान? क्योंकि देखो आपको भी मैं ये लगता है कि कहीं ना कहीं टिकट गलत बांटे गए, अंदरूनी जो कुछ हुआ उसकी वजह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी को ओवरऑल नुकसान हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे मैडम, क्योंकि अकेले उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत तक इस बात की गूंज थी कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। लेकिन जिस तरीके का टिकट वितरण हुआ और सर्वे को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, और मैं ये मानता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा गया और उसी का परिणाम सबके सामने है कि हरियाणा में जो आई हुई बाजी कांग्रेस ने हाथ से खो दी। कितनी तकलीफ और कितना दर्द है आपको? लग रहा है कि बाड्रा में भी कुछ इसी तरीके से हुआ जिस वजह से वहां की भी हार हुई। देखिए मैडम, ये पहला मौका नहीं है। बारडा में ये 7वीं बार हुआ है जब बाहर का प्रत्याशी यहाँ के लोगों पे थोपा गया है। और ये बात जब हम टिकट वितरण के दौरान में जब बात नजदीक थी, जब लोगों से चर्चा होती थी, नेताओं से जब हम मिलते थे, तो वो बड़े नेता भी ये मानते थे कि बारडा में भारी उम्मीदवार का होना बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ उस बात को एक तरफ रख दिया गया। और सिर्फ अकेले बारडा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में करीब 3 दर्जन के करीब ऐसी सीटें, 2 दर्जन के करीब ऐसी सीटें थी जहां पे जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनकी अनदेखी हुई। जी राजूमान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल मैडम। ओके, बिल्कुल ये बात सही है और बहुत सारे नेताओं ने खुलकर कहा। वो शमशेर गोगी की हम बात करें, रामनिवास घोडेला की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, अब आप कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विजेंद्र सिंह की हम बात करें जो 32 वोटों से हार गए। तो भीतरघात की बात बहुत से लोग कह रहे हैं, गलत टिकट वितरण की बात वो भी बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब ये हो रहा था तब सब खामोश क्यों थे? देखिए, क्योंकि 10 साल से प्रदेश की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रही थी और वो तब्दीली चाहते थे। और यही वजह थी कि सब जगह लोगों ने, देखो गिनती की जगह होंगी जहां पे बागी उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन तकरीबन जगह लोगों ने जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था वो कांग्रेस उम्मीदवार के साथ खड़े थे, बेशक टिकट वितरण गलत रहा हो। और इसी कारण लोग चुपचाप रहे कि भाई लोग जो चाहते हैं उसके हम विरोध में ना खड़े हों। आज जब चुनाव परिणाम आ गया, लोग जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम चुप रहते हैं तो ये माना जाएगा कोई ना कोई दूसरी बात है। लेकिन जब आज, क्योंकि हम भी जब लोगों में जाते थे लोग ये कहते थे कि आप, जैसे बारडा की मैं बात करूं, तो लोग ये चर्चा करते थे कि आप टिकट मिलने से पहले ये बात कहते थे कि भाई पानी हो नलके का और विधायक हो हल्के का। और आज जब टिकट वितरण हुआ, 60 लोग जिन्होंने बारडा से आवेदन किया उनकी अनदेखी करते हुए 61वें आदमी को, जो कि लोहारों से लगातार 3 चुनाव हार गया, उसके बाद चौथी बार उसको बारडा से मौका दिया गया, तो आपके इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने विरोध नहीं किया और हमने कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी समय तक प्रचार किया। लेकिन उससे बड़े दुख की बात यह है कि चुनाव में पूरा काम लेने के बाद जब चुनाव परिणाम आए
और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सोमवीर सिंह, जब उन्होंने बारडा में पहली जब यात्रा की 13 तारीख को, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ। आज बड़ा सवाल ये है कि जब वो भीतरघात की काम लेने के बाद आप भीतरघात की बात करते हो, भीतरघात तो उन्होंने किया, उनका गांव गागड़वास है और वहां से कांग्रेस उम्मीदवार लोहारू से राजवीर फटिया थे और उनके गांव से राजवीर फटिया चुनाव हारते हैं, तो भीतरघात तो पार्टी के साथ उन्होंने किया, दगा तो उन्होंने किया। आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, मैं तो ये मानता हूं कि दोनों चीजें अलग अलग है। लेकिन वो कहते हैं कि हम राजूमान, जांच करेंगे। अभी मंथन कार्यकर्ताओं में निराशा है, इससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल बहुत हो ज्यादा जाएंगे। हताशा और निराशा है। निराशा है। बिल्कुल। हाँ, तो कार्यकर्ताओं में निराशा है, 15 साल से सत्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, कांग्रेस को उबारना एक बड़ी चुनौती नहीं लग रही आपके सामने? अब आपको नहीं लग रहा ऐसा कि एक बड़ी चुनौती है नेताओं के आगे? देखिए मैडम, दो तीन बातें आ रही है सामने, जिसमें लोग जब बात करते हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, हाँ उसको स्क्रीनिंग कमेटी से भी बातचीत करनी चाहिए, उनसे भी जवाब तलब करना चाहिए हाँ। कि क्या वजह रही कि जो सर्वे में जीता उम्मीदवार थे उनकी अनदेखी क्यों की गई। हम्म। प्रदेश के प्रभारी बावरिया जी थे, अंतिम समय में वो बीमार हो गए जब टिकट वितरण हो रहा था, जी। तो कौन सा उनके ऊपर प्रेशर था कि वो जीता उम्मीदवारों की पैरवी नहीं कर पाए। हम्म। तो ये तमाम बातें, और इसके साथ एक जो चीज निकल के आ रही है, जो ये कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उनसे जांच करेगी, उन उम्मीदवारों से पूछेगी जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ा तो वो तो तकरीबन एक गुट के थे, तो किस तरीके का न्याय हो पाएगा कार्यकर्ताओं के साथ? कार्यकर्ताओं ने तो अपना पूरा दमखम लगाया। गलती है अच्छा। तो उनकी, उन नेताओं की गलती है जिनके ऊपर चुनाव की जिम्मेवारी थी। उन नेताओं को प्रदेश आप के जो सीधा, शीर्ष नेता, आपकी नजर में वो नेता सीधे सीधे जिम्मेदार हैं जिनके कंधों पर इस चुनाव को जिताने की और चुनाव की जिम्मेदारी थी, राजूमान? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं, तो उन पर फिर एक्शन भी होना चाहिए। बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, मंथन ही हो रहा है, अभी तक कोई भी क्लियर कट ना एक्शन है, ना ओवरहॉलिंग की बात जिस तरह से सारे नेता उठा रहे हैं, ना वो हो रहा है, और विधायक दल के नेता का भी नाम अभी तक तय नहीं हो रहा। ये किस तरह के मैसेज दे रहा है कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, लोगों में? देखो ये तो बदलाव तो होना ही चाहिए। इसके साथ में पार्टी ने लंबे समय से संगठन का अभाव है, ना जिला की कमेटी है, ना ब्लॉक की कमेटी है, ना प्रदेश की कमेटी है, तो बगैर संगठन के तो घर भी नहीं चलता है, और जबकि ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो तो फिर निश्चित तौर पे आप, हाईकमान को मेरा फिर से सवाल वही होगा, तो फिर ये ग्राउंड पे जो नहीं है संगठन, ये तो काफी समय से नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे थे तब आप लोग चुनाव से पहले? तब भी हमने एक नहीं, मैं अनेक बार हमने ये बात रखी कि संगठन को बनाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसको थोड़ा अपना विस्तार और करना चाहिए। उनको ये भी जांच करनी चाहिए, जब कुमारी शैलजा जब अध्यक्ष थी प्रदेश की, तो वो कौन लोग दोषी थे जिन्होंने संगठन नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्हें एक नहीं अनेक बार प्रयास किए। आपका इशारा समझ रहे हैं, भले ही आप खुलकर नाम ना लेना चाहें। आपको लगता है कि कुछ लोगों का ही पार्टी पर कब्जा होकर रह गया है? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि प्रदेश के लोग भी ये कहते हैं, लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। आज चलिए। लोगों के सवाल में ये जहन है कि जो इंडिविजुअल एक आदमी सिर्फ अपने नारे लगवा के ये कहता है कि हमारी सरकार बने, हमारे क्यों सरकार बने, तो कांग्रेस की सरकार बने। देखिए नेतृत्व तो किसके हाथ में रहना था सरकार बनने के बाद, उसका फैसला तो हाईकमान को करना था, पर कम से कम इन चीजों से बचा जाना चाहिए था। जो एकजुटता का संदेश जो लोगों के बीच में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया, इसकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। विजेंद्र बंसल भी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। विजेंद्र जी, बहुत सारे नेता ये खुलकर बात कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, कैप्टन अजय यादव इस्तीफा देकर यू टर्न भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो एज इट इज़ है, वो भले ही बाबरिया के ऊपर हो या फिर लोकल जो नेता हैं उनके नाम लेकर हों। और अभी राजू मान की भी बातें आपने सुनी, उससे पहले रामनिवास घोडेला भी कह चुके हैं, और भी कई लोग हैं जो ये बात कह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मंथन ही हो रहा है, फैसला हाईकमान की तरफ से कोई नहीं आ रहा, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्या मजबूरियां हैं हाईकमान की, दबाव है? देखिए इसमें दबाव की कोई बात नहीं है। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो कोई कांग्रेस का जो हाईकमान है वो इतना पावरफुल नहीं है कि बिना विधायकों की मर्जी के विधायक दल का नेता चुने। इस समय अगर विधायकों की स्थिति आप देखें तो 37 विधायकों में केवल 4 विधायक ही तो ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बिल्कुल, हाँ, 30 से 32 विधायक उनके पक्ष के, 33 में खुद हो गए वो जी। तो 32 विधायक जिस नेता के पास है,
उनकी बात को हाईकमान इस समय इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं जब केंद्र में उनकी सरकार ना हो। तो इसलिए मंथन चल रहा है। हो सकता है कि हाईकमान का कोई प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात के लिए मना ले कि वो अपना सक्सेसर चुन ले। तो अभी सक्सेसर चुनने की बात दिल्ली में चल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसके लिए तैयार है कि चलो कोई और नया एक विधायक दल का नेता बन जाए, लेकिन उनके जो विधायक समर्थक है वो कतई ये नहीं चाहते कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनका विधायक दल का कोई और व्यक्ति नेता बने। लेकिन सवाल फिर से वही बड़ा हो जाएगा कि अगर सक्सेसर भी आता है तो वो तो एक डमी होगा, उसकी जो चाबी है वो उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो जो बदलाव की बातें कार्यकर्ता या फिर जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो वो तो बदलाव नहीं होगा। देखिए, बदलाव की जो स्थिति होती है, ऐसा नहीं होता है कि हर नेता केवल डमी होगा। जो वो अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व मिलकर के, और आप ये लगाइए कि भूपेंद्र सिंह, ये आप भी समझते हैं विजेंद्र जी, आप खुद कह रहे थे कि आप ये खुद बात कह रहे हैं कि जिसके पक्ष के 32 विधायक हों, अगर वो ना बन के किसी और का नाम आगे करता है तो जाहिर तौर पे है वो उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा। ये सवाल तो बना रहेगा। आप उसे समर्थक कह सकते हैं, आप उसे डमी कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कौन चुना जाएगा और किसका नाम वो आगे करते हैं। मान लो सपोज वो गीता भुक्कल का ही नाम आगे करते हैं, तो गीता भुक्कल मुझे नहीं लगती कि भाई डमी विधायक दल की नेता रहेंगी। गीता भुक्कल एक अच्छी लेजिस्लेटर है, अच्छी वक्ता है और पार्टी को उस तरीके से साथ लेकर के चलेंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि केवल डमी चाहते हैं। अभी हाईकमान एक चर्चा कर रहा है और हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं भी इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि भाई वो एक बार आगे 5 साल के लिए। संशय बरकरार है, बड़ा सवाल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी जो है आला कमान के फैसले का इंतजार है। मंथन होता जा रहा है, लेकिन मंथन के बाद फैसला कब होगा? राजूमान, आपकी नज़र में जिस तरह से विजेंद्र बंसल ने कहा कि सक्सेसर हो सकता है, अगर वो सक्सेसर भी उन समर्थक विधायकों में से होता है तो बदलाव आप कहाँ देखते हैं? फिर वो संगठन तो आज तक इतने सालों से नहीं बना, अब कैसे बन जाएगा? राजूमान। मैडम, मैं विजेंद्र जी की एक बात से सहमत नहीं हूं कि वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान कमजोर है। मैं उनको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा। चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और अधिकतर विधायक उनके साथ थे, लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान ने चाहा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगुवाई करने का मौका मिला प्रदेश की, लेकिन तब आप जीते हुए थे, तब आप जीते हुए थे, आप सरकार बना रहे थे, आप उस हिसाब से कर सकते थे। अब आप हारे हुए हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, ये समीकरण थोड़ा अलग है राजूमान, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब बनाया था तब सोनिया गांधी इतनी पावरफुल थी कि केंद्र में उनकी अपनी भी सरकार, आज केंद्र में उनकी अपनी सरकार, तो कहीं ना कहीं दबाव लगता है। बेशक ना हो, लेकिन नेतृत्व तो इतना कमजोर नहीं है। आप देखेंगे जब ये सीएलपी का भी चुनाव हो जाएगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी, मैं ये मानता हूं कि दोनों जगह नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा और कार्यकर्ताओं में भी जो आज बेशक निराश है, हताश है, जब ये बदलाव होंगे उसके बाद एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ दोबारा वो काम करेंगे। आपको लगता है राजूमान कि अगर ये बदलाव होगा तभी एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में होगी और तभी शायद रीऑर्गेनाइज पार्टी को किया जा सकता है? अगर ये बदलाव ना हुआ, किसी सक्सेसर को, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, अगर किसी सक्सेसर को इसी तरह से डमी बिठा दिया गया और उसका रिमोट कहीं और हो तो? नहीं, उसका मैं खुद ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जब बदलाव होगा और लोग नए चेहरे जब सामने आएंगे जिसमें ऊर्जा होगी, जो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के पार्टी के लिए काम करें। अच्छा, मेरा हरियाणा का ये दुर्भाग्य है, संगठन ना होने की वजह से यहाँ व्यक्तिगत राजनीति ज्यादा हो गई है। उस व्यक्तिगत राजनीति का पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने हाईकमांड तक अपनी बात पहुंचाई है? हाँ, एक नहीं अनेक मौके पे जब पार्टी का टिकट वितरण हो रही थी उस वक्त भी हमने ये बात कही अब कि हारने के बाद, अब मौजूदा हालात में नहीं, इस वक्त बात नहीं हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी न केवल उन उम्मीदवारों जिन्होंने चुनाव लड़ा, इसके बाद धरातल पे जो लोग काम कर रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन थे या इसके बाद प्रदेश में इस 10 साल के दौरान में दर्जन बन के करीब आंदोलन रहे हैं। ठीक है, तो राजू जी, अभी क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता या और आप जैसे बाकी के नेता अब इस तरफ
इंतजार कर रहे हैं, इस तरफ निगाहें लगी हुई हैं कि क्या फैसला हाईकमान लेता है और कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है? क्या इस तरफ सबको इंतजार है? सब इसी के इंतजार में है और उसी के बाद बात आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि नेतृत्व अच्छा फैसला ले। ठीक है, शुक्रिया राजूमान जी हमारे साथ। मेरे साथ प्रियदर्शनी भी भाजपा से जुड़ गई हैं और सुरेश रोड भी कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है। सुरेश जी, 25 तारीख को पहला विधानसभा सेशन है और उसमें सभी नए विधायकों ने शपथ भी लेनी है। अभी तक मंथन जारी है, लेकिन विधायक दल के नेता के नाम पर कोई मोहर नहीं लगी। क्या कहना है? जी बिल्कुल, 25 तारीख को हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र एक तरह से आपके सामने है और उम्मीद है कि 25 तक हमारे नेता विधायक दल का आपको नाम पता चलेगा। और वैसे अगर हम देखें तो विपक्ष के जो नेता की भूमिका है वो विधानसभा सत्र में और वैसे भी सरकार पर एक तरह से विपक्ष की या जनता की आवाज उठाने के लिए अहम होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस सत्र में जो 25 तारीख को आ रहा है तो विधायकों ने शपथ लेनी है, ओथ लेनी है। तो इसमें कोई सरकार की हाँ बिल्कुल ओथ लेनी है, लेकिन ये सस्पेंस तो बना हुआ है, इसीलिए मंथन ही हो रहा है। आपके जो विरोध कर रहे अपने हैं उनकी तो संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी मेरे साथ राजू मान भी जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा कि गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का खमियाजा आज हम जैसे कार्यकर्ता और नेता भुगत रहे हैं। क्लियर कट उन्होंने भी ये कहा कि पार्टी को कुछ लोगों ने बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है और अगर ओवरहॉलिंग नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा तो कार्यकर्ता जो अभी निराश और हताश है उसको जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। क्या आप इससे इनकार करते हैं? बिल्कुल नवजोत जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो चुने गए विधायक हैं पार्टी के 33 विधायक हरियाणा प्रदेश से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर, हाथ के पंजे के ऊपर। और चुने गए विधायकों की राय जानने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने पर्यवेक्षक गण को हरियाणा में भेजा था चंडीगढ़ में। उन्होंने एक एक विधायक से उनकी राय जान ली है और हाईकमान विधायकों की राय के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन का, नेता प्रतिपक्ष का फैसला करने जा रहा है। अगर इसमें कोई किसी कार्यकर्ता की या किसी नॉन विधायक की, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें मैं प्रवक्ता हूं या कोई कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, कोई किसी अन्य पद के ऊपर है, तो उनकी भी राय इसमें मायने नहीं रखती, जो लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन सुरेश रोड जी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरे साथ विजेंद्र बंसल है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि उसमें उन 37 विधायकों में से 32 विधायक तो कम से कम एक पक्ष के हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या दबाव है, दबाव की राजनीति है? और अगर अपना सक्सेसर भी नाम आगे कर देते हैं तो फिर अगर उसका रिमोट कहीं रहेगा तो बदलाव कैसा? कार्यकर्ता तो और जो विरोध कर रहे हैं वो तो बदलाव देख रहे हैं ना, वो बदलाव कहाँ दिखेगा? देखिए, ये पार्टी हाईकमान ने देखना है, इसमें 32-37 ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक विधायक की एक अपनी स्वतंत्रता होती है कि वो नेता प्रतिपक्ष के बारे में अपनी राय पार्टी ऑब्जर्वर। चलिए, वो तो आप कह रहे हैं, उसी का इंतजार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं जी, उसी का इंतजार वो कर रहे हैं। हाईकमान विधायकों की राय के ऊपर फैसला लेगा, इसमें कोई ना तो ऐसी कोई गुटबाजी की बात है। गुटबाजी तो जग जाहिर हो चुकी है, आपके अपने नेता ही कह चुके हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। चलिए, प्रियदर्शनी भी है। देखिए नवजोत जी, राय तो हर विधायक की अलग हो सकती है, तभी तो ऑब्जर्वर भेजे गए। अगर एक ही राय होती 37 के 37 विधायकों की तो फिर पार्टी हाईकमान ऑब्जर्वर नहीं भेजता। यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है राजनीति। ठीक है, प्रियदर्शनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियदर्शनी, 25 को पहला नई सरकार का पहला सेशन है जिसमें सभी को ओथ लेनी है। हालांकि विधायक दल के नेता का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और सुरेश रोड कह रहे हैं कि अभी कौन सा विधायक दल के नेता ने कोई आवाज उठानी है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये सेशन जो है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का सेशन है और एक तरह से ये एक कहते हैं ना इंडक्शन सेशन है कि इंट्रोडक्शन होगा
और बहुत सारे नए पुराने जो लेकिन भी उस मंत्रीगण हैं, इंट्रोडक्शन में भी अगर विपक्ष इस तरह से आए तो ये तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भाजपा के लिए है। देखिए बिखराव तो ये तो बहुत बड़ा, मैं बता रही हूँ, ये आघात सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष रहे, मजबूत विपक्ष रहे, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसकी ये लोकतंत्र की किताबें लेके सिर्फ घूमने से नहीं होता है। अगर वाकई आपको लोकतंत्र को बचाना है और आपको लोकतंत्र को एकत्रित करके चलना है, संगठित करके चलना है, तो आपको सबसे पहले लोकतंत्र को काबिल करने के लिए आपको एक अच्छा विपक्ष चाहिए। अच्छा विपक्ष आज की डेट में हरियाणा के पास नहीं है, क्योंकि बिखराव बहुत ज्यादा है। बाकी तीन पार्टियों के कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। कांग्रेस में भी एक अलगाव की स्थिति हो गई है। आज तो कोई बता रहा था कि विघ्नेश फोगाट भी, जिसको कहते हैं, वो हुडा कैंप से शैलजा कैंप पे चली गई है। इनके यहाँ कैंपबाजी ही नहीं खत्म हो रही है। मतलब मैं तो हैरान हूं कि जिसको कहते हैं, अब तो इनको ये हाशिए पे आ गए हैं, एक तरह से हरियाणा में खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद भी ये आकलन चिंतन मंथन नहीं कर रहे हैं, गुटबाजी में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अब ये सोचने समझने का समय है। अब ठीक है, जनता का जो जनादेश इनको मिला है, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो जैसे कि सीएम साहब की अभी आपने बाइट भी देखी होगी कल की, जहां पे सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि अभी तक ही कांग्रेस के इतने सारे नेता अभी शॉक में ही है, अभी नींद से जागी ही नहीं है। उनको ये इस चीज को स्वीकार करना ही, ये हार को स्वीकार करना कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। और इसका आपको मैं बताऊं, एनआईटी के जो इनके प्रत्याशी थे, आप उनको देख लीजिए, चाहे गोगी जी को देख लीजिए, इन सबका हाल एक जैसा था। इन्होंने तो रिश्तेदारों को, अपने आप को, इनके कार्यकर्ताओं को, चेले चपाटियों को नौकरी देने का इन्होंने वादा तक कर दिया था। इस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस था अधिकारियों पे। जिस तरीके से इन लोगों की कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई थी, साफ पता लग रहा था कि किस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इनका तो सपना टूट गया पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए बेहतर। विजेंद्र बंसल जी, ये जो मेंशन किया, जिसका जिक्र प्रियदर्शनी ने किया, चौधरी साहब की और शैलजा की नज़दीकियाँ, चौधरी वीरेंद्र और शैलजा की नज़दीकियाँ, और एक मंच पर उनका आना, हालांकि वो किसी और मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, बट अब ये अटकलें और कयास राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ये एक गुट बन रहा है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र के बेटे विजेंद्र, अभी 32 वोटों से ही उनकी हार हुई है। तो कहीं ना कहीं, जी विजेंद्र बंसल जी, देखिए, कांग्रेस में जो ये गुटबाजी है, ये कोई नई नहीं है। हाँ। कांग्रेस में गुटबाजी पहले एसआर के था, अब एसआर बी है, उसमें के की जगह बी हो गया है। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है, और कांग्रेस की गुटबाजी को ही प्रियदर्शनी जी शायद बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रही है। निश्चित तौर पर इसमें कोई क्या हिचक बरतेंगे कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी नहीं होती तो ये हर्ष भी कांग्रेस का नहीं होता। और अभी भी आप देखिए, ये जो विधायक दल का नेता चुना जाना है, ये विधायकों से चुना जाना है। इस बार कांग्रेस हाईकमान इतना मजबूत नहीं है कि वो भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दें। आज की तारीख में विधायकों की जो अपनी पसंद है, उसके मायने कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा है। और विधायकों की जो पसंद है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ये निर्भर हो सकता है कि वो अपना कोई सक्सेसर चुन ले। अब उस सक्सेसर पे भी वो सक्सेसर ही होगा या डमी होगा, या देखने वाला समय, आगे आने वाला समय बताएगा। अभी तक कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा स्थिरता की भावना नहीं है। और यहाँ तक कि मैं एक आपको और बड़ा दिलचस्प पहलू बताता हूँ। हुड्डा साहब इस समय विधायक दल के नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते, जो चंडीगढ़ में उनकी कोठी है, 70 नंबर कोठी है, उस कोठी में कभी उनके ओएसडी चोपड़ा जी रहते थे। और अब जब 2014 में कांग्रेस एलओपी में भी नहीं थी, तब भी लोग विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी कांग्रेस नहीं थी, तब उस कोठी को आवंटित कर दिया गया था तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल को। जी। अब विपुल गोयल दोबारा जीते हैं तो वो ये इंतजार में है, दूसरी कोठी नहीं लेना चाहते, वो वही 70 नंबर कोठी लेना चाहते हैं कि भाई कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अगर नहीं बनते हैं तो उनको ये खाली करनी पड़ेगी और 70 नंबर कोठी वो लेंगे चंडीगढ़ के साथ ही। तो हर आदमी अपने अपने काम पे लगा हुआ है सब। हाँ, कोई किस इंतजार में है तो कोई किस इंतजार में है, लेकिन ये जरूर है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आला कमान के फैसले के इंतजार में जरूर हैं, लेकिन आला कमान है कि मंथन से बाहर नहीं निकल पा रहा। अब मंथन ही होता रहेगा तो फैसला कब होगा? और निराशा में डूबे कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना ये एक बड़ी चुनौती है। सुरेश रोड, 15 साल जब आप सत्ता से बाहर हैं। सुरेश रोड जी, नवजोत जी, बिल्कुल प्रियदर्शनी जी ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। प्रियदर्शनी जी की बात को बड़ा करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार विपक्ष मजबूत है। ये शायद मैंने कोई आंकड़े चेक तो नहीं करे, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा में शायद ऐसी स्थिति पहली बार है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर प्रतिशत मत लेकर इस बार विधानसभा में पहुंचा है। हमारा भी 39 पॉइंट समथिंग है और उनका भी 39 पॉइंट समथिंग है, यानी उनका 40 से कम है और हमारा भी 39 से ऊपर है। तो मात्र थोड़ा सा ही फर्क है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष नेक टू नेक विधानसभा में इस बार मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका हम निभाने के लिए तत्पर हैं। ये प्रियदर्शनी जी ने बात की तो मैं इसलिए मुझे ध्यान आया कि हाँ, लेकिन पहले आपको अपनी चुनौतियों से निपटना बेहद जरूरी। लीडर ऑफ अपोजिशन भी नवजोत जी, पार्टी हाईकमान बहुत जल्दी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा करेगा और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा समस्त हमारे विधायक उनके नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष की यानी जनता जनार्दन की आवाज। सुरेश रोड जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। निराशा में डूबे कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है, और दूसरा ये भी है जो प्रियदर्शनी ने भी कहा और मैंने भी, कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जोरों पर हैं। चौधरी बीरेंद्र और शैलजा जी की करीबियां, एक साथ एक मंच पर आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ये कई संकेत खड़े कर रहा है। गुटबाजी कोई नई नहीं है, कांग्रेस में पुरानी है गुटबाजी, लेकिन अभी भी अगर उसी तरीके से गुटबाजी रहेगी तो रिवाइवल कैसे? नहीं नवजोत जी, देखिए कुमारी शैलजा जी भी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी। बस वो वरिष्ठ नेता ही एक साथ मंच पर नहीं नजर आए, सिवाय राहुल गांधी के जब वो थे, उसके बाद एक साथ नहीं नजर आए। अगर ये वरिष्ठ एक हो जाते तो शायद कांग्रेस एक हो जाती। सुरेश रोड, नहीं, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, प्रबंधन में कहीं हमारे कमी रही है और सभी नेताओं का अगर प्रयास अच्छा रहता तो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और वो पार्टी का एक अंदरूनी विषय है ये, और पार्टी हाईकमान जिस नेता की जो जिम्मेदारी बनती थी या जिससे पार्टी को जो अपेक्षा थी उसकी तहकीकात पार्टी कर रही है और रिपोर्ट्स भी। वही मेरा सवाल था कि मंथन ही हो रहा है, मंथन के बाद फैसले की दरकार है, वो फैसला कब आएगा? कार्यकर्ता तो उसी इंतजार में बैठे हुए हैं। मंथन इस बार फैसला भी आएगा और मंथन भी बड़ा गंभीर मंथन हो रहा है इस बार। पार्टी अपने लेवल पे, ये नहीं है कि जो लोग चुनाव हार गए या जो लोग चुनाव हराने में दोषी हैं पब्लिक की नजरों में, कार्यकर्ता की नजरों में, उन्हीं को बुला के पूछ लिया, लिपापोती नहीं है। मैं बड़ी सटीक बात आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ हमारी विरोधी पार्टी बीजेपी को भी और तमाम उन लोगों को भी, और मीडिया को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी यानी हाई कमान अपने चैनल से पूरी तहकीकात करके तभी मंथन को कंप्लीट करके और एक्शन भी लेगी। चलिए प्रियदर्शनी जी, आपके फाइनल कमेंट्स। देखिए, फाइनल कमेंट तो मेरा यही है नवजोत जी, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अगर सुरेश जी की बात सही है और ये लोग सच में कार्रवाई करने वाले हैं तो अच्छी बात है, ये सवेरा होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। देखिए, हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं। हम तो और विपक्ष आपको नजर आएगा नहीं, तो विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। हम तो चाहते, और आवाज किस चीज पे उठाएंगे? हम क्या चीज नहीं कर रहे हैं? आज पराली को भी आप देख लीजिए, मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको।
62 बायो प्लांट्स हमारे पास है इस टाइम हरियाणा में, जो कि वर्किंग पोजीशन पे है एकदम। एक भी चलिए बायो अभी प्लांट उस ऐसा पर नहीं नहीं है। जाते हैं हाँ, प्रियदर्शनी, लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम है जो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारी जी नॉन स्टॉप बिल्कुल मुद्दे सरकार से है। भटक जाएंगे। घोषणा पत्र की जो वादे किए थे भारतीय जनता ठीक पार्टी है। ने, तो हम पहले सत्र से पहले इस विषय पे हम प्रियदर्शनी जी जाना नहीं चाहते। आप तो पीछे हट गए हैं। 2100 रुपए महिलाओं को जो सम्मान चलिए नहीं उस जी, पर 5 नहीं साल जाते सरकार है, हैं। हमारी मजबूत सरकार अभी है। और विधायक जो है सेशंस विधानसभा के होंगे, वहां आवाज उठाने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले कांग्रेस की अंदरूनी तैयारी बतौर मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है। विजेंद्र बंसल जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, कांग्रेस में इस समय झगड़ा है, इस बात को कोई हिचक नहीं हो सकती कहने में। हाँ। लेकिन इस समय कांग्रेस को बहुत ही साफ सुथरा एक ऐसा नेतृत्व हरियाणा में देना चाहिए जिससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक आशा की किरण जागे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत अच्छे वोट इस बार विधानसभा चुनाव में दिए, लोकसभा चुनाव में दिए, उनको कहीं ना कहीं आज प्रदेश कांग्रेस से भी और राष्ट्रीय कांग्रेस से भी निराशा मिली। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी जारी है, लेकिन अनिश्चितता के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी का खुद का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ जरूर दिखाई देता है। कार्यकर्ताओं को जहां हाला कमान के फैसले का इंतजार है, अब ये फैसला कब आएगा इसका भी इंतजार है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, नमस्कार।